नमस्कार दोस्तों। आज का सेशन हमारा जो होगा वो बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, जो कि सेकंड पेपर है, समकालीन भारत में शिक्षा का जो यूनिट चल रहा है, यूनिट दूसरा का जो आखिरी अध्याय है, पंचायती राज को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट का और यूनिट सेकंड के कई टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये पंचायती राज है, इसके बाद हमारा यूनिट तीसरा चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं पंचायती राज में क्या क्या चीज़ें हैं। मैं बता दूं कि साथ ही साथ में अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं, बीएड कर रहे हैं, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएड कर रहे हैं, या फिर आप बरेली से कर रहे हैं, तो सभी के लिए सिलेबस सेम ही है, तो डेफिनेटली आपके लिए सहायक होगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप अगर बीएड कर रहे हैं या टीचिंग से संबंधित कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं, तो आपका सिलेबस डेफिनेटली मैच करेगा। ये बेसिकली टीचर कोर्सेज के लिए ही तैयार किया गया है सिलेबस। तो इसके अकॉर्डिंग, हालांकि ये बीएड फर्स्ट ईयर का है सिलेबस, इस वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि बीएड फर्स्ट ईयर का ही है, लेकिन अगर आपका सिलेबस मैच करता है डेफिनेटली आपके लिए सहायक होगा। पंचायती राज की बात किया जाए तो इसमें हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके निकायों के बारे में पढ़ेंगे, विशेषताएं जानेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, स्थानीय निकाय निर्देशालय की शिक्षा में भूमिका क्या है, बात करते हैं। तो स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक ढांचा कौन कौन सा होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतंत्र को अपनाने के साथ साथ लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण को भी अपनाया गया। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि गांधी जी का जो सपना था कि जो सत्ता का जो बंटवारा हो, जो सत्ता की शक्ति हो, वो लोगों के हाथ में हो। ठीक है, लोगों के हाथ में हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। ठीक है, शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं हो, शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं हो, वरना क्या हो जाएगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा। सत्ता जब एक व्यक्ति के हाथ में होगी तो वो तानाशाह हो जाएगा। गांधी जी चाहते थे कि ये ग्राउंड लेवल पर शक्तियों का बंटवारा हो, जैसे गांव में, आपके कस्बों में, जिसका उनका सपने को साकार भी किया गया ग्राम पंचायत के माध्यम से। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार स्थानीय संस्थाओं को बहुत से अधिकार एवं उत्तरदायित्व प्रदान किए गए। कौन? स्थानीय संस्थाओं को बहुत से अधिकार एवं उत्तरदायित्व प्रदान किए गए। अब भारत में अधिकांश राज्य के स्थानीय संस्थाओं को प्राथमिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। ठीक है, भारत में अधिकांश राज्य के स्थानीय संस्थाओं को प्राथमिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कुछ राज्यों में पंचायत राज्य को क्रियान्वित किया गया, जो प्राथमिक स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब तीसरी योजना लागू की गई थी, ठीक है, तो इसके लिए भी कई जो है कमेटियों का गठन किया गया था ग्राउंड लेवल पर। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जब कुछ राज्यों में पंचायती राज को क्रियान्वित किया गया, जो प्राथमिक स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर भी रही हैं। अब देख लेते हैं स्थानीय संस्थाएं। पहले क्या होता है, पहला होता है केंद्र सरकार, सबसे ऊपर। ठीक है, उसके नीचे राज्य सरकार, उसके नीचे फिर हम अगर बात किया जाए तो जिला होता है। जिला, इसके बाद फिर क्या होता है, जिले के अंतर्गत हम यहाँ पे कई चीज़ें देखेंगे। जिले के अंतर्गत कई गांव होते हैं, तो उसको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। स्थानीय संस्थाएं बेसिकली दो भागों में बांटी गई हैं। एक है जिला परिषद या फिर जिला बोर्ड, ठीक है, जो जिला स्तर पर होता है, और दूसरी है नगर पालिका। शहरों में क्या होती है, नगर पालिका होती है। ठीक है, तो जिला परिषद या जिला बोर्ड, जिसे हम जिला न्यायालय भी कहते हैं। दूसरा क्या है, उसके नीचे क्या होता है, परिषद की शिक्षा समिति होती है। उसके नीचे क्या होता है, ब्लॉक पंचायत समिति। ब्लॉक पंचायत समिति क्या होती है, ये कई गांवों को मिलाकर आपस में बनाई जाती है पंचायत। ठीक है, जिसे हम पंचायत कहते हैं। अब पंचायत के नीचे क्या होती है, ग्राम पंचायत। ठीक है, जो गाँवों और कस्बों में होता है। हर गाँव में एक जो है एक गांव या फिर कई गांवों को मिला करके ग्राम पंचायत समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, तो पंचायत समिति के अंतर्गत कई गांव आते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये गांव है, तो यहाँ पे कई ऐसे ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति का गठन करेंगे, और कई पंचायत समितियाँ मिलकर जो है वो जिला बोर्ड या फिर जिला पंचायत की गठन करेंगे। एक एक समझने का प्रयास भी करेंगे। देखिए, तो सबसे नीचे जो लेवल पे होता है, ग्राउंड लेवल पर, वो ग्राम पंचायत होता है। उसके ऊपर ब्लॉक पंचायत समिति होता है। उसके ऊपर परिषद की शिक्षा समिति होती है। उसके ऊपर जिला परिषद या फिर जिला बोर्ड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नगर पालिका, जो कि शहर में होता है। तो नगर पालिका के भी दो भाग होते हैं, एक होता है अधिकृत नगर पालिका, एक होता है अनाधिकृत नगर पालिका। ठीक है, तो अधिकृत नगर पालिका के अंतर्गत होता है एक अध्यक्ष नगर पालिका होता है इसका, और इसके नीचे भी शिक्षा समिति होती है। शिक्षा समिति को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है शिक्षा अधीक्षक, जिसकी उपस्थित अधिकारी पुरुष होता है, और दूसरा होता है शिक्षा अधीक्षिका, जिसमें उपस्थित अधिकारी महिला होती है। ठीक है, वहीं अनाधिकृत बात की जाए अनाधिकृत नगर पालिका की, तो इसके भी अध्यक्ष जो होते हैं वो नगर पालिका होती है। समझने का प्रयास करेंगे, डोंट वरी। देखिए, अब आइए देख लेते हैं कॉन्सेप्ट जो हमारा है। जिला परिषद या जिला बोर्ड, जो कि हमने इसमें देखा है, इसके अंतर्गत हमने ये देखा जिला परिषद या जिला बोर्ड। ठीक है,
उसी को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जिला परिषद या जिला बोर्ड तथा शिक्षा क्या होती है। ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा के लिए जिला बोर्डों को उत्तरदायी ठहराया गया है। यहाँ पे हमें नगर पालिका से कोई कार्य नहीं है, हमें ये देखना है कि सभी नगर पालिकाएँ, सभी बोर्ड शिक्षा में किस प्रकार अपनी अहम भूमिका को निभाती हैं, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र की जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसके लिए जिला बोर्डों को उत्तरदायी ठहराया जाता है। ठीक है, जिसमें डीएम आपके, जब आप इस सर्वे पे होते हैं डीएम, ठीक है, इसलिए आपको देखे भी होंगे आप लोग, कई बार सर्वे पे चलता है। और कुछ राज्यों में जिला बोर्डों के नाम पर इसका नाम जिला परिषद कर दिया गया है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में जिला परिषद कहा जाता है। अब जिला बोर्डों को जिला पंचायतों के नाम से भी जाना जाने लगा है और कुछ जिला बोर्ड माध्यमिक विद्यालयों का संचालन भी कर रहे हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि जिला बोर्ड जो होते हैं वो गोद ले लेते हैं किसी भी स्कूल को। इन द सेंस इसका मतलब क्या है कि वो सारी जो प्रक्रियाएं हैं, उसकी सारी नीड्स, सारी आवश्यकताओं को वो जिला बोर्ड का मेन अधिकारी या फिर कह लीजिए कि डीएम अपने खुद से जमा पूंजी से वो चलाएगा। ठीक है, या फिर जो भी एक्स्ट्रा पैसा लगेगा वो डीएम देगा। ठीक है, जिला बोर्ड देगा, इस तरीके से कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश, मद्रास, पंजाब आदि में 36% से अधिक माध्यमिक विद्यालयों का संचालन इनके द्वारा किया जा रहा है, जिला बोर्डों के द्वारा। तथा राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा के प्रशासन के लिए 2 प्रणालियाँ अपनाई जा रही हैं। कुछ राज्यों में जिला बोर्ड तथा ग्राम पंचायत इसका प्रबंध कर रही हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास, चेन्नई और पश्चिम बंगाल आदि में जो है ग्राम पंचायत भी इसका प्रबंध कर रही हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा कि जिला बोर्ड भी कई स्कूलें जो होते हैं अपने गोद में ले लेते हैं। गोद इन द सेंस की सारी आवश्यकताओं को उसकी पूरी करते हैं, वो उसका संचालन करवाते हैं। कुछ राज्यों में जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों के द्वारा शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। कुछ राज्यों में क्या है कि जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों के द्वारा जो है वो शिक्षा का प्रबंध किया जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश, राजस्थान इसमें निपुण है। बात किया जाए तो जिला परिषद अपनी एक शिक्षा समिति बनाती है जो प्राथमिक, बेसिक तथा माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था एवं उनका संचालन करती है। उत्तर प्रदेश में उप विद्यालय निरीक्षक शिक्षा समिति का मुख्य अधिकारी होता है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि कई बार क्या होता है कि जिला परिषद अपनी एक शिक्षा समिति बनाती है जो प्राथमिक, बेसिक तथा माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था पर उनका संचालन करती है। उत्तर प्रदेश में उप विद्यालय निरीक्षक शिक्षा समिति का मुख्य, देखिए उत्तर प्रदेश में जो है वो उप विद्यालय निरीक्षक शिक्षा समिति का अधिकारी होता है। मेहता समिति ने यह सुझाव दिया कि जिला परिषद को इन पंचायत समितियों के बजट को मान्यता प्रदान करने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही जिला परिषदों को क्षेत्रों की पंचायत समितियों की मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने तथा सरकार से प्राप्त धनराशि को क्षेत्रों में वितरित करने का अधिकार होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी क्षेत्र विशेष में शिक्षा को लेकर कोई विशेष जो है मांग उठाई जा रही है, तो जिला परिषद का यह कार्य होगा कि वो क्या करे, जिला परिषद या फिर जिला बोर्ड जिसे कहते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। तो जिला परिषद या कह सकते हैं या फिर जिला बोर्ड कह सकते हैं, फिर जिला पंचायत भी एक ही नाम है। ठीक है, कई राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मान लीजिए किसी भी क्षेत्र का कोई विशेष तबका का लोग जो हैं एक मांग उठा रहे हैं शिक्षा को लेकर के, तो जिला बोर्ड का यह कर्तव्य होता है कि वह उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाए और उनकी मांगों के हिसाब से अगर कोई धनराशि प्राप्त होती है तो उस धनराशि को उस क्षेत्र में उस शिक्षा के लिए वितरित भी करे। ठीक है, अब देखिए मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें और उसका जो है धनराशि को क्षेत्रों में वितरित करने का अधिकार होना चाहिए। अब पंचायत समिति के प्रमुख कार्य जिला बोर्ड की शिक्षा समितियों को प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा उनकी अन्य क्रियाओं में सहायता करना है। इसके अतिरिक्त कार्य नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, भवनों का निर्माण, उपयुक्त साज सज्जा प्रदान करना, प्रारंभिक स्कूलों के कार्यों का परिषद की समिति के आदेशों के अनुसार निरीक्षण करना, ग्राम पंचायतों की शिक्षा संबंधी कार्यों का निरीक्षण करना एवं ग्राम पंचायतों का अनुदान निर्धारित करना। बात करते हैं स्थानीय निकायों का कार्य क्षेत्र के बारे में। तो राज्य सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय निकायों को सौंपा, परंतु उनको सीमित अधिकार प्रदान किए गए हैं।
स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका विवरण इस प्रकार है। एक बार फिर समझने का प्रयास कीजिएगा कि राज्य सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय निकायों को सौंपा, परंतु उनको सीमित अधिकार प्रदान किए। ठीक है, क्या बताया गया है कि राज्य सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा का जो दायित्व है वो स्थानीय निकायों को सौंपा है, परंतु उनको सीमित अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका विवरण इस प्रकार है। देख लेते हैं कि स्थानीय निकायों को किस किस प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे शिक्षकों की नियुक्ति करना, तो स्थानीय निकायों को शिक्षक की नियुक्ति के कार्य सौंपा गया है, परंतु राज्य सरकार ने इस संबंध में यह प्रावधान कर दिया है कि उनकी नियुक्ति चयन समिति द्वारा होगी। किसके द्वारा? उनकी जो नियुक्ति है वो चयन समिति के द्वारा होगी, जिसमें राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व रहेगा। ठीक है, और प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक स्थानीय निकायों के कर्मचारी माने जाएंगे। सेवा दशाएं की बात किया जाए तो शिक्षकों की सेवा दशाओं का निर्धारण स्थानीय संस्थाओं द्वारा ही होगा, परंतु उन्हें राज्य सरकार से इसके संबंध में स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। क्या बताया गया है कि शिक्षकों की जो सेवा दशाएं का निर्धारण है वो स्थानीय संस्थाओं द्वारा ही होगा, परंतु उन्हें राज्य सरकार से इसके संबंध में स्वीकृति प्रदान करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि शिक्षक किस प्रकार के कार्य करेगा, कौन सा कार्य करेगा। ठीक है, ये जो कमांड देगा वो कौन देगा? वो स्थानीय निकाय देगा, लेकिन किसकी आदेश के अनुसार, किसकी स्वीकृति पर? वो राज्य सरकार की स्वीकृति पर। नियुक्ति भी करेगा, किस क्षेत्र में करना है इसमें भी भागीदारी होगी, लेकिन जो इसका मेन कार्य है वो चयन बोर्ड के माध्यम से ही करेगा। ठीक है, चयन बोर्ड की अनुशंसा पर ही वो करेगा। अन्य कर्मचारियों की बात किया जाए तो राज्य सरकार जो है प्राथमिक विद्यालयों के अन्य कर्मचारियों के क्लर्क, चपरासी आदि की नियुक्ति उनके वेतनमानों आदि के संबंध में स्थानीय निकायों के लिए कोई विनियमन नहीं करेगी, अर्थात इस क्षेत्र में स्थानीय निकाय पूर्णतः स्वतंत्र हैं। यह संस्थाएं आवश्यकता अनुसार इन कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण, इनके वेतनमान एवं दशाएं निर्धारित करने की अधिकारिणी होगी। मतलब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो अन्य अधिकारी हैं, मतलब जैसे क्लर्क हो गए, चपरासी हो गए, तो इन सब की नियुक्ति का जो अधिकार होगा या फिर वेतनमान का जो निर्धारण होगा वो कौन करेंगे? स्थानीय निकाय करेंगे। जैसे ग्राम प्रधान हो गया, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पाठ्य पुस्तकों की बात किया जाए तो पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार को है, परंतु यदि सरकार किसी विषय में एक से अधिक पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करती है तो स्थानीय निकायों को उनमें से किसी एक पाठ्य पुस्तक का चयन करने का पूर्ण अधिकार होगा। स्थानीय निकाय पाठ्य पुस्तकों में से अपने विद्यालय के लिए पाठ्य पुस्तक चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, विद्यालय दिवस तथा छुट्टियों की बात किया जाए तो राज्य सरकारें केवल यह निर्धारित करेंगी कि वर्ष में कितने दिन विद्यालय खुलेंगे, परंतु छुट्टियों का निर्धारण अधिकार स्थानीय निकायों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि वर्ष में कितनी छुट्टियां होंगी। देखिए, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। राज्य सरकारें केवल यह निर्धारित करेंगी कि वर्ष में कितने दिन विद्यालय खुलेंगे, परंतु छुट्टियों के निर्धारण का अधिकार जो है वो स्थानीय निकायों को प्रदान किया गया। वे आवश्यकतानुसार छुट्टियों का निर्धारण कर सकती हैं। भारत में स्थानीय संस्थाओं के समक्ष बहुत सी समस्याएं हैं। अब ये देख लीजिए, कई बार क्या होता है कि आप अगर एक टीचर हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कोई आपदा आ गई, जैसे भूकंप आ गया या फिर बारिश हो रही है लगातार, तो जिला बोर्ड के द्वारा या फिर डीएम एसडीएम के द्वारा क्या है, छुट्टी निर्धारित कर दी जाती है। तो उसमें आपने देखा भी होगा। ठीक है, कुछ छुट्टियाँ होती है जो कि स्वाभाविक होती है, वो हर बार, जैसे होली की छुट्टी, दीपावली की छुट्टी, तो ये सब छुट्टियाँ होती है। लेकिन छुट्टियों को कितने दिन की छुट्टी होगी ये भी निर्धारण जो होती है स्थानीय निकाय ही करती है। अब भारत में स्थानीय संस्थाओं के समक्ष बहुत सी समस्याएं हैं जो उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करती हैं, फिर भी उनका कार्य पर्याप्त सीमा तक सराहनीय है। ये संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में इसके द्वारा 81% से अधिक प्राथमिक स्कूलों को संचालित किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को पूर्णतः अपने हाथ में ले लिया है, परंतु लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को ग्रहण करने से इनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व आ गया था। इस संबंध में राज्य सरकारों का भी यह दायित्व है कि वे इनको उपयुक्त निर्देशन प्रदान करें, क्योंकि अधिकांश जनता अभी तक निरक्षर एवं अनुभवहीन है। बात किया जाए स्थानीय स्तर पर शिक्षा के
प्रशासन में सुधार करने के लिए कोठारी कमीशन ने यह सिफारिश की कि प्रत्येक जिले में एक विद्यालय बोर्ड की स्थापना की जाए जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों की सदस्यता प्रदान किया जाए। एक बार समझने का फिर से प्रयास कीजिएगा कि स्थानीय स्तर पर शिक्षा के प्रशासन में सुधार करने के लिए कोठारी कमीशन ने यह सिफारिश की कि प्रत्येक जिले में क्या होना चाहिए, एक विद्यालय बोर्ड की स्थापना की जाए जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों की सदस्यता प्रदान किया जाए। इसमें एक जिला परिषद के प्रतिनिधि होने चाहिए, नगर पालिका के प्रतिनिधि भी होने चाहिए, साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षा मर्मज्ञ अर्थात जानने वाले व्यक्ति भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये तीन क्षेत्रों से हम यहाँ पे 3 संगठनों से व्यक्तियों को हम चुनेंगे और विद्यालय बोर्ड में इनको क्या करेंगे, जगह देंगे ताकि ये विद्यालय से संबंधित सभी जो भी समस्याएं हैं उनका निर्धारण कर सके। ठीक है, अब अध्ययन सदस्य जैसे शिक्षा, कृषि, उद्योग या अन्य विभागों के अधिकारी गण भी इसमें शामिल किए जाएंगे। कोठारी कमीशन ने भी यह सुझाव दिया कि जिला परिषद तथा नगर पालिकाएं स्वयं अपनी पृथक विद्यालय परिषद स्थापित करती हैं। वे इस परिषद के लिए सदस्य नहीं भेजेंगी। अभी तक इन सुझावों को कार्यान्वित नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, विद्यालय बोर्ड की ऐसी कोई भी स्थापना नहीं की गई है। सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर बल दिया गया कि उच्चतर माध्यमिक स्तर तथा शिक्षा प्रबंध करने के लिए जिला शिक्षा बोर्ड स्थापित किए जाएं। इसकी स्थापना के लिए राज्य सरकारें यथाशीघ्र कदम उठाएं। ठीक है, ये 1986 में मांग किया गया था। शैक्षिक विकास के विभिन्न स्तरों का आयोजन, समन्वय, मॉनिटरी तथा मूल्यांकन में केंद्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर की एजेंसियां सहभागिता निभाएं। सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पंचायती राज निकायों को प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों सहित शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ तथा गैर अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप सौंपने का प्रावधान किया गया। प्रत्येक पंचायत एक ग्राम शिक्षा समिति का गठन करेगी। एक ग्राम शिक्षा समिति का गठन करेगी जो ग्राम स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में निर्धारित कार्यक्रमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगी। जिला स्तर पर जिला निकाय गठित किया जाएगा। यानी बताया गया है कि ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा निकाय का गठन किया जाएगा जो कि शिक्षा का देखभाल करेगी। ठीक है, और जिला स्तर पर जिला निकाय गठित किया जाएगा जो कि जिला स्तर पर जो है शिक्षा का देखभाल करेगी। ठीक है, अब 1986 में क्या किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पंचायती राज निकायों को प्राथमिक, ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज निकायों को प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों सहित तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ तथा गैर अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप सौंपने का प्रावधान किया गया। ये सभी जो शिक्षाएं हैं वो पंचायती राज निकायों को सौंप दिया गया, ये बात कही गई। ठीक है, अब जो गैर अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक स्तर तक पूर्व शिक्षा सहित सभी शैक्षिक कार्यक्रमों के कार्यान्वित के लिए जिम्मेदार होगा, इस निकाय में शिक्षाविदों, महिलाओं, युवकों का प्रतिनिधित्व, अभिभावकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा जिले की उपयुक्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होगा। अब जिला निकाय जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा और गैर अनौपचारिक प्रौढ़ शिक्षा के सभी कार्यक्रमों में पर्याप्त पाठ्यचर्या एवं शैक्षिक निवेशों के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अर्थात डायट एवं अन्य संस्थाओं के विशेषज्ञता प्राप्त करना। तो ये हमारा था जो कि आज के सेशन में हमने देखा है। ठीक है, तो हमने जिला पंचायत के बारे में देख लिया है, जो कि माफ़ कीजिएगा, हमने जो है पंचायत समिति के बारे में देख लिया है और हमने ये भी समझ लिया है कि किस तरीके से रिकमेंडेशन दी गई थी। ठीक है, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको समझ में नहीं आए हो तो हम PDF प्रोवाइड कर देंगे पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, उसके जब आप देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार से होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है गांधी जी का सपना स्वयं था कि वो जो है वो चाहते थे कि ग्राउंड लेवल पर जो है शक्तियों का बंटवारा हो। इस तरीके से हमने स्थानीय निकायों के बारे में देखा कि स्थानीय निकाय में 2 निकाय होते हैं, जो कि एक जिला परिषद होता है, जिला बोर्ड होता है, फिर जिला परिषद भी कहते हैं, उसे जिला बोर्ड भी कहते हैं, फिर जिला पंचायत भी कहते हैं। ये अनेक अनेक नामों से अलग अलग राज्यों में बुलाया जाता है। दूसरा क्या होता है, नगर पालिका होती है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, जैसे मुंबई हो गई। ठीक है, अब हमने देखा जिला बोर्ड के नीचे क्या होता है, एक ब्लॉक पंचायत समिति होता है। ठीक है, पंचायत समिति होता है, और उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे ग्राम पंचायत होता है।
साथ ही साथ हमने देखा था नगर पालिका को दो भागों में बांटा गया था। एक अधिकृत नगर पालिका होती है, एक अनाधिकृत नगर पालिका, ठीक है, जिसके दोनों के अध्यक्ष नगर पालिका होती हैं, ठीक है। उसके नीचे शिक्षा समिति का गठन किया जाए, जिसमें एक शिक्षा अधीक्षक हो, एक शिक्षा अधीक्षिका हो। तमाम प्रकार की चीज़ें हमने देखी। साथ ही साथ हमने देखा कि जिला परिषद या जिला बोर्ड की शिक्षा किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो जिला परिषद किस राज्य में जो है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में हमने देखा कि जिला परिषद और जिला बोर्ड के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ हमने क्या देखा कि जिला बोर्डों का जो उत्तरदायित्व होता है कि जो है ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है जिला बोर्ड जो है उत्तरदायित्व होते हैं। ये हमने देखा जैसे उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब जिला बोर्डों को जो हमने ये भी देखा था कि जिला बोर्डों को जो है अब जिला पंचायतों के नाम से भी जाना जाने लगा है, जैसे उत्तर प्रदेश, मद्रास, पंजाब आदि में हमने देखा है। और 36% से अधिक माध्यमिक विद्यालयों का जो संचालन है अब जो है इनके द्वारा किया जा रहा है, किनके, जिला बोर्डों के द्वारा। और साथ ही साथ हमने देखा कि जैसे कुछ और चीज़ें हमने इसके अंतर्गत देखी थी कि स्थानीय निकायों का कार्यक्षेत्र हमने देखा था, ठीक है, कि स्थानीय निकाय का जो कार्यक्षेत्र क्या होता है, जैसे कि शिक्षकों को नियुक्ति करना। स्थानीय निकाय इन द सेंस कि जो जिला बोर्ड होते हैं, फिर जिला परिषद हो गई, या फिर जिसे हम कहते हैं जिला पंचायत। तो इनका कार्य क्या होता है कि शिक्षकों की नियुक्ति करना। लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति ये करेंगे, लेकिन किनके अनुशंसा पर? ये हमने देखा था कि राज्य सरकार की अनुशंसा पर ये शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं। एक चयन बोर्ड होता है, एक चयन समिति द्वारा होती है। तो चयन समिति के द्वारा जो भी शिक्षक जो है भेजे जाते हैं ग्राउंड स्तर पर, तो स्थानीय निकायों के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। सेवा दशाओं की बात किया गया था कि किस प्रकार से सेवाएं जो है शिक्षक देंगे। तो ये शिक्षकों की सेवा दशाओं का जो निर्धारण है वो भी हमने देखा था कि स्थानीय संस्थाओं के द्वारा होगा, परंतु उन्हें राज्य सरकार से इनके संबंध में स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। और अन्य कर्मचारियों के अंतर्गत हमने देखा था कि अन्य कर्मचारियों में कि जैसे कि क्लर्क हो गए, चपरासी हो गए, तो इन सभी का जो है नियुक्ति जो है और कितनी संख्या में नियुक्ति की जाए, इनके वेतनमान का जो चयन है वो कौन करेगा? स्थानीय निकाय ही करेगा। साथ ही साथ में हमने देखा कि पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में हमने देखा कि हालांकि पाठ्य पुस्तक निर्धारित करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को है, परंतु यदि सरकार किसी विषय में एक से अधिक पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करती है तो स्थानीय निकायों को उनमें से किसी एक पाठ्य पुस्तक का चयन करने का पूर्ण अधिकार होता है। मान लीजिए कि एक ही सब्जेक्ट के लिए, विज्ञान सब्जेक्ट के लिए कई पाठ्य पुस्तक यहाँ पे सरकारों ने लॉन्च किया है। तो अब यहाँ पे जो है राज्य सरकारों का यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे स्थानीय संकायों का या फिर स्थानीय जो निकाय है उनका यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो चुन सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के लिए कौन सी बुक जो है वो सुटेबल होगी। साथ ही साथ हमने देखा कि विद्यालय दिवस एवं छुट्टियों से संबंधित कुछ चीज़ें, तो इसमें हमने देखा कि कितने दिन विद्यालय खुलेंगे ये तो क्या कौन तय करेगी? राज्य सरकारें तय करेंगी। लेकिन छुट्टियाँ कितनी होंगी, ठीक है, मान लीजिए कोई विशेष आपदा आ गई तो इसमें क्या करेंगे? स्थानीय निकाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, वो अपने कार्यों को निर्वहन करेंगी, ठीक है। इसकी चीज़ में हमने देखा था। साथ ही साथ हमने देखा भी था कि 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति था, इस बात पर बल भी दिया गया था कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जो है शिक्षा प्रबंध करने के लिए जिला शिक्षा बोर्ड स्थापित की जाए, ठीक है। तो उच्चतर स्तर पर जिला शिक्षा बोर्ड होंगे तो शिक्षा का जो है कार्यान्वयन करेंगे। साथ ही साथ में हमने ये भी देखा था कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पंचायती राज निकायों को प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों सहित शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा गैर अनौपचारिक शिक्षा जो हमने देखा था, पुस्तकालय तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप सौंपने का जो प्रावधान है वो भी किसको हो? पंचायती राज को हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आई थिंक ये हमारा लास्ट चैप्टर था। जो भी इसमें टॉपिक बचे, हम एक दो टॉपिक जो बचे होंगे उसको हम करा देंगे। इसके बाद हमारा जो है तीसरा अध्याय स्टार्ट, यहाँ पे तीसरी यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।